हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम लोग क्लास 10th के पहला चैप्टर मैथ का वास्तविक संख्या का पूरा परिचय देखेंगे, फुल परिचय देखेंगे, है ना। जिसमें सबसे पहले क्या है कि क्या बोला गया है कि विकल्प बहुत मिलेंगे, विकल्प बहुत मिलेंगे, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग को भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए, है ना। तो अगर हमारा संकल्प रहेगा कि मंजिल हमें चाहिए, अगर मेरा संकल्प या हम लोगों का संकल्प हुआ कि मुझे मंजिल चाहिए, तो मुझे मंजिल मिलेगा ही, हम लोगों को मंजिल मिलेगा ही, है ना। तो अब देखिए, भटकाने के लिए बहुत कुछ है। आपको क्या है, दोस्त भी हो सकते हैं और बहुत सारे क्या है, मोबाइल हो सकते हैं, सोशल मीडिया हो सकते हैं, बट आप जो है अपने मंजिल के ऊपर फोकस कीजिएगा और मंजिल पाने का कोशिश कीजिएगा। हम लोग देखते हैं आज क्लास 10th का जो वास्तविक संख्या है, इसमें क्या है, सबसे पहले हम लोग इसके भूमिका के बारे में जानेंगे, फिर जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, फिर क्या है अंक गणित आधारभूत प्रमेय के बारे में जानेंगे, अप्रमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण करेंगे और लास्ट में क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्रमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसार का पुनर्भ्रमण, प्रमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसार के बारे में जानेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं वास्तविक संख्या की भूमिका के बारे में, है ना। तो वास्तविक संख्या का जनक जो है किसको बोला जाता है, रिचर्ड डेडकिंड को। रिचर्ड डेडकिंड को वास्तविक संख्या का जनक माना जाता है। ये 1872 ईस्वी के आसपास वास्तविक संख्या के ऊपर अपना जो है वास्तविक संख्या पे अपना विचार दिए। अब देखिए, जर्मन ये जो थे कहां के थे, जर्मन के एक गणितज्ञ थे और इनको आधुनिक बीज गणित, आधुनिक अलजेब्रा यानी बीज गणित का जनक भी बोला जाता है। और इन्होंने संख्या सिद्धांत का नींव रखा। क्या नाम था उनका, रिचर्ड डेडकिंड, है ना। अब हम लोग जानेंगे कि जो वास्तविक संख्या है इसका उपयोग क्या है। देखिए क्या है कि होता क्या है कि टीचर आते हैं, चैप्टर चालू करेंगे और सवाल बनाना चालू। अभी एक तो ऐसे ही मैथ क्या है, बदनाम है कि मैथ जो है, बहुत सारे मैथ हम लोग जो पढ़ते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग ही नहीं होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने शिक्षक से पूछिएगा कि वास्तविक संख्या का उपयोग हम लोग कहां करेंगे, है ना। वास्तविक संख्या का उपयोग हम लोग जानेंगे, वास्तविक संख्या का दैनिक जीवन में भी उपयोग है। जैसे पैसा के लिए, मनी के लिए, मनी माप तौल के लिए, गिनने के लिए, काउंटिंग के लिए, लंबाई मेजर करने के लिए, लेंथ मेजर के लिए, वजन के लिए, वजन माप के लिए और समय के माप के लिए, है ना। तापमान माप के लिए भी डिग्री, जैसे किसी को बुखार है तो क्या है 36 डिग्री सेल्सियस, है ना। 36 डिग्री सेल्सियस अगर कोई माप हो गया 36 डिग्री सेल्सियस, तो ये माप के लिए, तापमान माप के लिए भी क्या है, वास्तविक संख्या का उपयोग होता है। अब देखिए वैज्ञानिक उपयोग इसका क्या है, तो गणित में कैलकुलस एक चैप्टर है ना, जिसमें आप क्या है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में आप जानिएगा आगे चल के। तो वहां पे गणित में कैलकुलस में इसका उपयोग होता है। और पाई, पाई मतलब पाई जानवे करते हैं आप लोग कि पाई क्या है, अपरमेय संख्या। पाई कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या, और इसको हम लोग वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल निकालने में पाई का उपयोग करते हैं। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल हो गया, परिधि हो गया, है ना। तो पाई क्या है, वास्तविक संख्या है। अब देखिए भौतिकी में इसका उपयोग हम लोग गति और वेग मापने के लिए करते हैं। वास्तविक संख्या का उपयोग भौतिकी में गणित और वेग मापने में किया जाता है। रसायन शास्त्र में वास्तविक संख्या का उपयोग सांद्रता मापने के लिए होता है, सांद्रता मापने के लिए होता है। और इधर इंजीनियरिंग में डिजाइन, नया नया डिजाइन बनाने के लिए वास्तविक संख्या का ही उपयोग होता है। तो हम लोग जान गए कि वास्तविक संख्या का उपयोग दैनिक लाइफ में, दैनिक जीवन में कहां कहां है। आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए क्या है कि यूक्लिड विभाजन जो परिमेय है उसका जनक कौन है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जनक जो है यूक्लिड नाम का एक मैथमेटिशियन था, जो क्या था, एक ग्रेटेस्ट ग्रीक फिलोसफर था, है ना। इसको फादर ऑफ ज्योमेट्री के नाम से भी जाना जाता है। फादर ऑफ ज्योमेट्री के नाम से भी, यूक्लिड को फादर ऑफ ज्योमेट्री के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपना सबसे पहला पुस्तक था
यूक्लिड्स एलिमेंट्स, इसमें क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का चर्चा किया। और ये कब खोज हुआ, तो लगभग 300 ईस्वी पूर्व, है ना, 300 ईसा पूर्व इसका खोज हुआ था। और इसका उपयोग हम लोग कहां कहां करते हैं, तो एचसीएफ बनाने में इसका उपयोग, एचसीएफ बनाने में, और वर्गों के रूप जैसे 3m या 3m+1, 3m+1 या 9m+1, इस रूप ऐसा रूप हम लोग बनाने के लिए, ऐसा रूप निकालने के लिए हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करते हैं। और इसका जो सूत्र है a बराबर BQ+R, इसका जो सूत्र है वो क्या है, a बराबर BQ+R है। अब देखिए क्या है कि एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होता है, तो एल्गोरिथम किसी समस्या को हल करने के लिए एक चरणबद्ध निर्देशों का एक निश्चित समूह होता है ना। यानी क्या है कि एल्गोरिथम का मतलब हो गया कि अगर कोई समस्या हम लोग निकालेंगे, कोई समस्या का हल निकालेंगे, तो उसमें चरणबद्ध जो तरीका होगा, जैसे a बराबर BQ+R में हम लोग क्या है, जब तक शेषफल 0 नहीं आता है तब तक चरणबद्ध एक के बाद एक के बाद एक क्या है निकालते रहते हैं। तो ऐसे वाले को क्या बोलेंगे हम लोग, एल्गोरिथम कहेंगे। अब देखिए प्रमेयिका क्या है, तो प्रमेयिका एगो सिद्ध किया हुआ गणितीय कथन होता है ना। प्रमेयिका क्या होता है, एक सिद्ध किया हुआ गणितीय कथन होता है जो बड़े प्रमेयों को सिद्ध करने में सहायक का भूमिका निभाता है ना। यानी प्रमेयिका क्या है, पहले से क्या है सिद्ध हुआ रहता है और बड़े बड़े प्रमेय को सिद्ध करने में सहायता करता है ना। आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है उसका फॉर्मूला क्या है, a बराबर BQ+R, जहां पे क्या है कि r जो है यानी शेषफल जो है वो 0 से बड़ा या बराबर होगा और b से भाजक से छोटा होगा। यानी जहां पे क्या होगा, r जो होगा 0 से बड़ा या बराबर होगा और b से छोटा होगा। अब देखिए a इसमें क्या है, इसमें a जो है सो क्या है, भाजक है। a क्या है, भाजक है, जिसको हम लोग डिवाइडेंट भी कहते हैं ना। और b जो है a जो है भाज्य है, a क्या है, भाज्य है, और b जो है सो भाजक है, जिसको डिवाइजर कहते हैं। क्या कहते हैं, डिवाइजर। क्यों, यहाँ पे क्या है, भागफल है जिसको क्वोशिएंट बोलते हैं, और r जो है शेषफल है जिसको रिमाइंडर बोलते हैं। r जो है सो क्या है, शेषफल। यानी आप जैसे मान के चलिए अगर 10 से हमको 25 में अगर भाग लगाते हैं तो ये जो है इसको, ये जो 25 है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, a। क्या बोल सकते हैं, a। 10 को क्या बोल सकते हैं, b। और जब 10 से 25 में भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा, 2 बार में लगेगा। 10 दूना 20, है ना। यहां पे जो 5 बचा, यहां पर जो 5 बचा, जिसमें देखिए अब 10 को हम लोग क्या बोल दिए, b बोल दिए, 25 को a बोल दिए, और इसको हम लोग बोलेंगे q। क्या बोलेंगे, क्यूब, है ना। और ये जो 5 है इसको हम लोग बोलेंगे r। तो यही हो गया भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल। भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल, है ना। तो ये है हमारा a बराबर BQ+R। अब देखिए हम लोग एक क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें बोला गया है कि 135 और 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन विधि से ज्ञात करना है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस सवाल में देखेंगे कि दोनों में सबसे बड़ा कौन है, दोनों में सबसे बड़ा कौन है। a बराबर BQ+ जो r होता है, a बराबर BQ+R यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो होता है वो क्या होता है, a बराबर BQ+ जो r होता है वो क्या होता है, तो आपको मैं बता दूं, ये दो संख्याओं के बीच एचसीएफ निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जिसमें जो बड़ा संख्या होता है उसको a मान लेते हैं और जो छोटा संख्या होता है उसको b मानते हैं, है ना। तो हम लोग क्या है कि जैसे 135 है और इधर क्या है 225, है ना। तो सिंपल सा बच्चे की तरह जो हम लोग एचसीएफ निकालते वैसे निकाल लेंगे। जैसे देखिए 135 से अब इसमें लगाएंगे 135 एक बार में लगेगा और यहां से बच जाएगा 0, ये बच जाएगा आपको 22 में से 13 घटेगा, कितना बच जाएगा 9, फिर 90, है ना। देखिए एचसीएफ का रूल होता है कि जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाए तब तक क्या है हम लोगों को आगे के तरफ चरणबद्ध तरीके से उसमें क्या है
हल निकालना पड़ता है। तो 90 में अब हम 90 से अब किस में लगाएंगे, 135 में। 135 में जब 90 से लगाएंगे, एक बार में लगेगा 90, कितना बचेगा 45, और 45 से फिर 90 में लगाएंगे, 45 दूना क्या हो जाएगा 90, और ये आपका शेषफल क्या आ गया 0। और शेषफल जब 0 आता है तो जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ क्या निकल के आ गया 45 यानी 45, है ना। इसको हम लोग a बराबर बी क्यू प्लस आर पे बैठाएंगे। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें a के जगह पे आपका आ गया 225 और b के जगह पे आ गया आपको 135। कितना बार में, तो हम लोग क्या है 135 से 225 में लगाए हैं एक बार में। कितना बार में लगाए हैं, एक बार में। और शेष जो बचा है कितना बचा है 90। शेष कितना बचा था, शेष 90 बचा था। शेष कितना बचा था, शेष कितना बचा था 90 बचा था। शेष कितना बचा था 90। शेष बचा था 90, है ना। फिर क्या किए हम लोग, 90 से 135 में लगाए। अब देखिए ये जो 135 है ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे 135, और ये जो आपका 90 है 90 शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। और 90 से हम लोग कितना बार में लगाए हैं, तो एक बार में लगाए हैं। शेष कितना बचा है 45 बचा है। अब देखिए यहाँ पे 90 से जब 135 में लगाए हैं एक बार में लगा है, शेष कितना बचा है 45। फिर 45 से 90 में लगाए हैं, है ना। तो 90 जो है शिफ्ट यहाँ पे कर जाएगा, और 45 से हम लोग लगाएंगे 45 से 2 बार में, और शेषफल क्या बच जाएगा 0, है ना। शेषफल क्या बचेगा 0। और इसका एचसीएफ क्या निकल के आएगा, एचसीएफ निकल के आएगा 45। इसका एचसीएफ क्या निकल के आएगा 45। तो इस तरीके से हम लोग a बराबर बी क्यू प्लस आर से एचसीएफ निकाल सकते। एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि 867 और 255 867 और 255 867 और 255 का हम लोग क्या है एचसीएफ निकालेंगे। ऐसे ही निकालेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर पे। तो हम लोग दोनों में क्या है, सबसे पहले जो बड़ा जो होता है उसको हम लोग a मानेंगे। तो बड़ा है 867, छोटा जो इसमें है वो है आपको 255, है ना। अब देखिए इसको हम लोग 867 में जब 255 से लगाएंगे तो कितना बार में लग जाएगा, 3 बार में लगेगा। कितना बार में लगेगा, 3 बार में। 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15 1 16, और 3 दूना 6 1 7। तो यहां से क्या हो जाएगा, 7 में से 5 घटेगा 2, 7 में से 5 घटेगा 2, और ये आपका हो जाएगा 0, और ये आपका हो जाएगा 1, यानी 102 शेषफल बचा। अब 102 से किस में लगाएंगे, 255 में। 255 में जब 102 से लगाएंगे 2 बार में लगाएंगे। 102 दूना कितना हो जाएगा 204, 102 दूना कितना हो जाएगा 204। 5 में से 4 घटेगा 1, 5 में से 0 घटेगा 5, और ये कैंसिल, है ना। तो अब फिर 51 से 102 में लगाएंगे। 102 में लग जाएगा 2 बार में। 151 दूना 102, और शेषफल क्या आ जाएगा 0। तो अब देखिए ये हमारा निकल गया एचसीएफ। एचसीएफ इसका क्या हो गया, एचसीएफ इसका हो गया 51। लेकिन इसको हम लोग a बराबर बी क्यू प्लस आर पे कैसे बैठाएंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें a के जगह पे a हम लोग देख लिए जो बड़ा संख्या है उसको a मानते हैं। तो a यहाँ पे हो जाएगा 867, a क्या हो जाएगा 867। b यहाँ पे हो जाएगा आपको 255, b कितना हो जाएगा 255। कितना बार में लगा है, तो 255 से 3 बार में लगा है, और शेष जो बचा है 102 बचा है। शेष कितना बचा है 102। फिर हम लोग 255 में हम लोग लगाए हैं 102 से। कितना बार में लगाए हैं 102 से 2 बार में लगाए हैं। कितना आया है 102 से 204 हुआ है। शेषफल कितना आ गया है 51, है ना। अब देखिए 102 में हम लोग लगाए हैं, फिर 51 से लगाए हैं 2 बार में, और शेषफल कितना बच गया 2। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ इसका निकल के आ जाएगा 51। एचसीएफ कितना निकल के आ जाएगा, एचसीएफ कितना निकल के आ जाएगा 51। तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग a बराबर बी क्यू प्लस आर पे, a बराबर बी क्यू प्लस आर पे सवाल को बना सकते हैं और एचसीएफ निकाल सकते हैं। इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं, है ना। आगे है, अब देखिए ये है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय जिनके
जिनके जनक माना जाता है कार्ल फ्रेडरिक ग्रॉस्को, कार्ल फ्रेडरिक ग्रॉस्को, है ना, जिनका जन्म हुआ 1770 में और मृत्यु हो गया 1855 में। अब देखिए इनका उपनाम जो है, यानी इनको गणितों का राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है, प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स, प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से जाना जाता है किसको, कार्ल फ्रेडरिक ग्रॉस्को, है ना। अब देखिए इनका जो योगदान है गणित में भी है और विज्ञान में भी। अब देखिए एक समय का 3 बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था, जिनमें एक कार्ल फ्रेडरिक, दूसरा न्यूटन और तीसरा आर्किमिडीज, है ना। तीनों का क्या था, मैथ में बोल वाला था और इनका योगदान मैथ के साथ साथ फिजिक्स में है। जिस प्रकार न्यूटन का मैथ के साथ साथ फिजिक्स में है, ठीक उसी के प्रकार कार्ल फ्रेडरिक गॉस का भी है ना। हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए ये होता क्या है, तो ये जो अंक आधारभूत प्रमेय जो होता है, इसमें क्या है, अभाज्य गुणनखंड के तरीके से इसको बनाया जाता है। जैसे 196 का क्या बोला गया है कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करे, तो अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है, हम लोग एलसीएम की तरह दूर से सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या के बारे में आपको बताया था पिछले वीडियो में, मैं एक बार और याद दिला दूं। अभाज्य संख्या उसको बोलेंगे जिनका सिर्फ 2 गुणनखंड हो, एक तो एक और एक खुद, है ना। एक तो एक गुणनखंड हो, एक दूसरा खुद हो, यानी जिसमें सिर्फ एक और खुद से भाग लग सके, बाकी किसी से भी भागने लगे, उसको बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे छोटी अभाज्य गुणनखंड है 2, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो हम लोग क्या है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में अगर बदल के एलसीएम या एचसीएफ निकालेंगे, उसी को बोलेंगे आधारभूत प्रमेय, है ना। तो इसमें क्या है, सबसे पहले 196 यहां पे क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करें, है ना। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से इसको लगाएंगे, कितना हो जाएगा ये 9 दूना 18 और 8 दूना 16। फिर 2 से लगाएंगे हम लोग, ये हो जाएगा 4 दूना 8 और 9 दूना 18। फिर हम लोग अभाज्य गुणनखंड 2 से 3 से इसमें नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, फिर 7 से लगाएंगे, 7 से 7 बार में। तो ये जो 196 है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकल के आ रहा है 2 गुने 2 गुने 7 गुने 7, जिसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 196 बराबर 2 का स्क्वायर गुने 7 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर गुने 7 का स्क्वायर। तो ये हो गया 196 का अभाज्य गुणनखंड। अब है 3125। 3125 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, है ना। अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करेंगे तो क्या होगा, तो इसमें क्या है, आपको 2 से लगेगा, नहीं लगेगा। फिर हम लोग 3 से लगाएंगे, 3 से लगाने के लिए 3 1 4 2 6 5 11, 11 3 के पहाड़ा में नहीं आता, इसलिए 3 से भी नहीं लगेगा। फिर 5 से लगा के देखेंगे, 5 से लग जाएगा, इसमें लास्ट में 5 है तो 5 से लगेगा, 5 छक्के 30, 1 1 पर 2, 5 दूना 10 और ये 5 25, 625, 5 कितना होता है 3125। फिर क्या है, 5 से लगाएंगे हम लोग, तो 5 1 5, 5 दूना 10, 5 25, यानी 125, 5 कितना होता है 625। फिर 5 से लगाएंगे 25 बार में, 5 से कितना बार में 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में, है ना। यानी 3125 का जो अभाज्य गुणनखंड निकल गया, वो निकला 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, है ना। यानी 3125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 5, है ना। तो ये है अभाज्य गुणनखंड में। समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है तो जरूर कमेंट करें। देखिए तो 3125 जो है इसका अभाज्य गुणनखंड निकल गया 5 का पावर 5, है ना। हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए सवाल है कि 36 और 84 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करना है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से, है ना। तो हम लोग 36 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, 2 से 18, फिर 2 से लग जाएगा 9, फिर 3 से लग जाएगा 3, है ना। 84 का निकाल लेंगे हम लोग, 2 से लग जाएगा इसमें 4 2, फिर 2 से लगेगा 21, फिर 3 से लगेगा 7। तो यानी 36 का जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें आ गया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, है ना। और 84 का जो अभाज्य गुणनखंड है इसमें आ गया आपको 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7, है ना। आप देखिए यहां पे हम लोग निकालेंगे एचसीएफ और निकालेंगे एलसीएम। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे एचसीएफ और कैसे एलसीएम निकलता है सो आप देख लीजिए, है ना। देखिए जो दोनों में कॉमन होता है वो होता है एचसीएफ। तो आप देख रहे हैं
कि 2, ये वाला 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है ना, तो इसमें कॉमन हो गया, तो 1 2 हम लोग यहां पे लिख देंगे। फिर क्या है, आप देख लीजिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, दोनों में है, इसका मतलब ये 2 भी क्या हो गया, कॉमन हो गया। फिर क्या है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसका मतलब क्या है कि 3 इसमें भी है, कॉमन हो गया। तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, एचसीएफ इसका क्या निकल के आ जाएगा, 12। अब एलसीएम क्या आएगा, तो जो कॉमन है उसमें से एक एक लिखेंगे हम लोग। कॉमन ये हो गया, एक कॉमन 2 का था, एक और कॉमन 2 का था, एक और कॉमन 3 का था, और बिना कॉमन वाला 3 था, और बिना कॉमन वाला 7 था। इस सब का गुना कर देंगे, एलसीएम निकल जाएगा। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 सत्ते हो जाएगा 6 सत्ते 42, और 7 तिया 21, 21 4 25। अब देखिए, तो इसका एलसीएम निकल के क्या आ गया, 252 है ना। तो इस प्रकार से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या है, एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। हम लोग इसमें बात करते हैं, एक फार्मूला होता है जो होता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। इसका उपयोग हम लोग कहां करते हैं, तो इसका उपयोग हम लोग करते हैं जब संख्या 2 दिया हो, या दो संख्या में से एक संख्या दिया हो, एचसीएफ एलसीएम मालूम हो, है ना। यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। इसको अंक आधारभूत प्रमेय का क्या है, फॉर्मूला ये है। अब देखिए इसमें क्या है, क्या ये 4 है, एक है पहली संख्या, एक है दूसरी संख्या, एक है एचसीएफ और एक है एलसीएम। अगर इस चारों में से कोई एक आपको नहीं दिया हो, 3 दिया हो, तो इसका फार्मूला का उपयोग करके हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं, है ना। आगे हम लोग देखते हैं, आगे है कि दशमलव विस्तार, है ना। दशमलव प्रसार या दशमलव विस्तार इसको बोलेंगे, जो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है समापत, जिसको शांत बोलते हैं, दूसरा होता है असमापत, जिसको अशांत आवर्ती बोलते हैं, है ना। अब देखिए, कोई भी संख्या है, जैसे है 13 बट्टा 31 25, है ना। अब इसमें हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे कि ऊपर वाला जो है ये P है और ये क्या है, Q है। तो हम लोग क्या देखेंगे, अगर हर, आप लोग जानते हैं इसको P यानी ऊपर जो 13 है इसको न्यूमरेटर यानी अंश बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो हर का अभाज्य गुणनखंड अगर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का होगा तो क्या होगा, शांत होगा। अगर इसके रूप का नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, अशांत। वैसे भी अगर 3125 से 13 में भाग दिया जाए तो पूरा पूरा कट जाएगा, और पूरा कट जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, समाप्त, है ना। समाप्त बोलेंगे मतलब शांत होगा वो। अब देखिए हम लोग निकाल के देखते हैं। अभी देखिए ऊपर 13 है, ऊपर वाले को कुछ नहीं करना है। 3125 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकाले हैं। 3125 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकला है, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। कितना बार 5 है, 5 बार 5 है ना। तो यहां से हम लोग देख लेते हैं, 3125 के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, है ना। यानी 13 बट्टे 3125 को लिखा जा सकता है 5 का पावर 5, है ना। अब देखिए मैं आपको बोला हूं कि शांत कौन होगा, जिसके हर में 2 का पावर m गुने 5 के पावर n का रूप अगर रहे तो क्या होगा, शांत होगा। तो यहां पे तो सिर्फ 5 आया, लेकिन ये शांत वाला में उदाहरण के रूप में दिए हुए हैं। तो यहां पे क्या है कि अब मैं एक बात और बता दूं कि अगर दू हो, अकेले 2 रहे तो भी शांत, अकेले 5 रहे तो भी शांत, और 2 5 दोनों रहे तो शांत। इसके अलावा अगर कोई संख्या आ जाए तो क्या हो जाएगा, अशांत। अब देखिए यहां पे ये जो 5 का पावर 5 लिखा हुआ है, 5 का पावर 5 लिखा हुआ है, इसको 5 का पावर 5 लिख देते हैं। क्या इसके पीछे में हम 2 का पावर 0 लिख सकते हैं, 2 का पावर 0, किसी भी संख्या का पावर 0, किसी भी संख्या का पावर 0 क्या कहलाता है, उसका वैल्यू क्या होता है, 1। किसी भी संख्या का पावर 0 उसका वैल्यू क्या होता है, जैसे 2 का पावर 0, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो 1 गुने 5 का पावर 5 उतना ही होगा। अब देखिए ये आ गया
2 के पावर m, 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? शांत बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? शांत। अब देखिए दूसरा जो है असमाप्त या अशांत आवर्ती, इसमें जो दिया हुआ है आपको 7/15, 7/15। तो 7 तो ऊपर कुछ नहीं, लेकिन अंश को कुछ नहीं करना है। हर जो है 15, अगर इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 3 गुने 5 आता है। इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या आ जाता है? 3 गुने 5। अब देखिए इसमें 5 तो है, लेकिन इसके साथ कौन है? 3 है। तो मैं आपको बोला हूं कि अगर सिर्फ 5 रहे तो शांत होगा, या सिर्फ 2 रहे तो शांत होगा, लेकिन 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाए तो क्या हो जाएगा? अशांत। तो इसको 3 गुने 5 है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? अशांत बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? या तो अशांत बोलेंगे, नहीं तो असमाप्त आवर्ती बोलेंगे, असमाप्त आवर्ती बोलेंगे। तो आप लोग शांत अशांत, शांत अशांत आपको समझ में आया नहीं आया? शांत अशांत समझ में आया कि नहीं आया? जरूर कमेंट में बताइए, है ना। अब देखिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो है सो क्या दिया हुआ है कि अभ्यास के लिए आपको कुछ होमवर्क हम दे रहे हैं। अभ्यास के लिए कुछ HW आपको दिया जा रहा है, जिसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है 144 और 180, 144 और 180 का HCF निकाले। इसको आप A बराबर BQ प्लस R पे निकालिएगा। A बराबर BQ प्लस R पे, यानी पहला जो क्वेश्चन है इसमें आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम प्रमेय का प्रयोग कीजिएगा। A बराबर BQ प्लस R पे निकालिएगा, है ना। अब दूसरा जो है 72 और 120, 72 और 120 का 72 और 120 का HCF निकालना है, LCM निकालना है। इसको आप जो है सो अभाज्य गुणनखंड से निकालिएगा। कैसे निकालिएगा? अभाज्य गुणनखंड विधि से 72 और 120 का एलसीएम, और अगर आपको हो सके तो आप एचसीएफ भी निकाल लेना। एलसीएम तो आप निकालोगे ही, है ना। इसका एचसीएफ भी अगर होगा तो एचसीएफ भी इसमें निकाल लीजिएगा आप। एलसीएम एचसीएफ दोनों निकाल लीजिएगा। इसके बाद है 29/125, 29/125 तीसरा क्वेश्चन है का दशमलव विस्तार आपको बताना है कि शांत होगा कि अशांत होगा, या तो शांत होगा या अशांत होगा, है ना, यानी समाप्त होगा कि असमाप्त होगा। सो आपको तीसरा क्वेश्चन बताना है। चौथा क्वेश्चन है 945 का अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करे, 945 का अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करे। अभी हम लोग देखे हैं कि कैसे अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त किया जाता है ना। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है कि जिंदगी में कभी हार मत मानो, समय कभी भी बदल सकता है। तो हम लोग को क्या है, जिंदगी में हार नहीं मानना है ना। समय कभी भी बदल सकता है, आपका समय कभी भी बदल सकता है। आपको जिंदगी में हार नहीं मानना है ना। मैं आपको बता दूं, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। और अक्सर टूट जाते हैं शीशा, कांच, शीशा पत्थर के चोट से, अक्सर टूट जाते हैं शीशा पत्थर के चोट से। टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। तो आपको अपने आप को ऐसा बनाना है कि आपसे टकरा के समस्या चूर चूर हो जाए, है ना। तो इसके साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।